चलिए देखो, जो बच्चे एब्सेंट हैं उनको तो मैं ये वीडियो भेज दूंगा, और जिस स्टूडेंट का आंसर नहीं आया क्वेश्चन नंबर 6 मैं कर देता हूँ, एक बार देखोगे आपको समझ में इजीली आ जाएगा कि क्या है और कैसे करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके बुक में चेक कर लो, यही है ना नई बुक में 6? ठीक है ना, सबको विजुअल है ना? चलिए, सबसे पहले यहाँ पे कहता है कैश बैलेंस, और कुछ देखो जब भी मैं क्वेश्चंस कराता हूँ ना कुछ नई बातें पता चलेगी। और एक है बैंक बैलेंस। अब बैंक के बैलेंस दो होते हैं, बैंक के बैलेंस दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ओवरड्राफ्ट। अगर मैं बैंक के बैलेंस की बात करूं, बैंक के बैलेंस की बात करूं, दो होता है, एक होता है पॉजिटिव बैलेंस और एक होता है नेगेटिव बैलेंस। ठीक है ना, पॉजिटिव बैलेंस को तो हम नॉर्मल बैलेंस ही बोलते हैं, लेकिन जो नेगेटिव बैलेंस होता है उसको ओवरड्राफ्ट बोल देते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपको नेगेटिव बैलेंस मिलता है बैंक का, तो उस सिचुएशन में आप ना बाय बैलेंस बीडी बैंक कॉलम में लिखोगे। यानी बैंक के अंदर हमारा टू बैलेंस बीडी भी आ सकता है और बाय बैलेंस बीडी भी आ सकता है। जब प्लस में बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी आएगा, और अगर माइनस में बैलेंस दे दे, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे दे, तो ये कहां पे आएगा? बाय साइड में आएगा, बाय बैलेंस बीडी लिखा जाएगा। समझ में आई बात आपको मैं क्या बता रहा हूं? तो ये बस बैंक के साथ है, कैश में नहीं होता। कैश में नेगेटिव तो होता ही नहीं हमारे पास, हमारे जेब में से ऐसे थोड़ी हो सकता है कि माइनस में पैसे चले गए। सिर्फ किसके साथ होगा ये? बैंक के साथ। तो अभी एक आध क्वेश्चन दिखेगा, एक ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल आपके बुक में, मैं दूंगा तो दिखेगा। तो जब भी ओवरड्राफ्ट देगा तो आपको सिंपली यहां से स्टार्ट करना है अपना काम, और बाय में लिखना है बाय बैलेंस बीडी लिख लेना है। समझे बात आप? आइए अब हम बात करते हैं नॉर्मल बैलेंस वाली बात की, जो कि हमारे सवाल में भी गिवन है, बैंक बैलेंस। तो दो दो बैलेंस है और डेट क्या है? 1 जून का। तो मैं यहां सिंपल एक साथ लिखने वाला हूं, 1/6, 1 जून 1/6, और जो भी हमारा इधर होगा इधर लिखेंगे, और किस नाम से लिखेंगे? बैलेंस, बैलेंस बीडी। और बैलेंस बीडी में देखो दोनों लिखना है, एक 5,000 लिखोगे यहाँ पे, और दूसरा क्या लिखोगे? 17,500 लिखोगे। समझ में आई बात? एक 5,000 लिख दिया, एक 17,500, यानी दोनों बैलेंस थे आपके गिवन। एक बैलेंस कैश का भी था, एक बैंक का। आपको ऐसा नहीं करना कि कैश के लिए अलग बैलेंस बीडी और बैंक के लिए अलग बैलेंस बीडी। एक ही बार आपने बैलेंस बीडी लिखा है, उससे दोनों का काम हो गया। समझ रहे हो बात आपका? उससे दोनों का काम हो गया। अब आगे कहता है कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल एसेट्स। अब पर्सनल एसेट्स का मतलब मैंने घर के एसेट्स को बेच के पैसा मिला है। कैश एसेट्स, पर्सनल एसेट्स, तो भैया आप अपने घर के सामान को बेच के और बिजनेस में पैसे ले रहे हो। मेरे घर पे टीवी पड़ा है, मैंने बेच दिया और अपने व्यापार में लगा दिया वो पैसा रिसीव करके, तो वो कैपिटल माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा? कैपिटल। तो इसकी एंट्री पता है कैसे करेंगे? टू कैपिटल, टू कैपिटल। और आपने कैश लिया है और 5,000 रुपए, और अमाउंट मेरे पास डिपॉजिट इनटू द फर्म बैंक, बैंक में 5,000, तो ये बैंक में आ जाएगा पेमेंट, क्योंकि हमने बैंक में जमा करा दिया। और डेट क्या है हमारा? 5 जून। ध्यान दो, ये एंट्री, इस टाइप का एंट्री ना आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा। जब कभी भी अकाउंट्स के अंदर, जब कभी भी आपको बोले कि भैया हमने पैसे घर से किसी फॉर्म में लेके बिजनेस में रखा, मैं अपने घर से 1 रुपए भी लाके अगर यहां मैं भूल जाऊं ना, और फिर मेरा घर पीछे है, मैं घर चले जाऊं, तो वो हो जाएगा कैपिटल। अब कैसे हो सकता है? या तो पैसे दे दूं, या घर का कोई सामान बेच दूं, ज्वेलरी बेच दूं मैं, तो वो सब भी किस में कंसिडर कर लिया जाता है? कैपिटल के अंदर कर लिया, क्योंकि वो एक तरीके से बिजनेस में पैसे ही इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है ना? अब इसके बाद क्या कहता है? डिपॉजिट द फर्म बैंक में कर दिया, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है चेक रिसीव एडवांस अगेंस्ट सेल पेड इनटू बैंक। कहता है चेक रिसीव करा हमने, एडवांस। अब एडवांस क्या होता है? कई बार ना कुछ पर्सन जो होते हैं वो सामान जब लेना होता है अपने हिसाब से जब कस्टमाइज कराओगे, जनरली आपने बोला कि सर ये मुझे सामान जो चाहिए ना वो आपने इस टाइप का दे रखा है, थोड़ा उसमें मुझे वेरिएशन कराना है, चेंज कराना है, तो मैं बोलूँगा हो जाएगा, आप एडवांस दे दो। या फिर मान लो आप किताब खरीदने जा रहे हो, और किताब कोई ऐसा स्पेशल किताब मंगा लो जो कि यहाँ जल्दी से मिलता नहीं है, तो वो आपको बोलेंगे किताब तो मैं ला के दे दूंगा, लेकिन पहले आप एडवांस दो, तब मैं ला के दूंगा। क्योंकि मान लो आपने बोल दिया मुझे 50 TS ग्रेवाल की बुक चाहिए कल, और वो ले आए, और आप कल बोले मैं तो मजाक कर रहा था, तो उस दुकान वाले का तो हो गया ना, नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो वो क्या कहेगा? भैया आप तुम ऑर्डर दे रहे हो तो पहले एडवांस दो। तो जब भी हम एडवांस रिसीव करेंगे तो पैसा ही आएगा। तो वही कहता है कि चेक रिसीव
एज ए एडवांस अगेंस्ट सेल, सेल्स करता उसके लिए चेक रिसीव हुआ, तो हम यहां पे पता है क्या करेंगे, एडवांस, एडवांस रिसीव। सेल नहीं कहोगे, सेल तब तक नहीं कहोगे जब तक सामान बेच नहीं देते, और सामान नहीं बेचा तो एडवांस रिसीव। कितने का चेक मिला भाई, 50,000 का, तो बैंक वाले कॉलम में 50,000। देखो कुछ बच्चों ने बोला कि सर हमारा आंसर आ गया, मैं मान गया, लेकिन आंसर तो आपने इससे मैच किया ना, अमाउंट अमाउंट से। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका अमाउंट ठीक हो, लेकिन ये जो लिख रहे हो यहाँ पे, इसके अंदर आपने कुछ अपनी मर्जी से कुछ गलत लिख दिया हो, पॉसिबिलिटी हो सकता है, तब भी आपका आंसर गलत माना जाएगा। यानी आपकी दोनों चीजें ठीक होनी चाहिए, ये अमाउंट वाला कॉलम तो ठीक होना ही चाहिए, उसके साथ साथ जो लिख रहे हो वो भी क्या होना चाहिए, आपका ठीक होना चाहिए। समझ में आई बात आपको? इसके बाद देखो, पेड एस बॉस, एस बॉस क्या है, नाम है व्यक्ति का, क्योंकि अगर माना जाए तो पेड हमने एस बॉस को किया बाय चेक, और मैं पेड वर्ड यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं, बाद में डिस्काउंट बोल रहा हूं, तो ये डिस्काउंट का कोई मायने नहीं है। हमने 12,500 पेड किया है, तो पेड बाय में आ जाएगा एस बॉस, और कितने रुपए, 12,500, 12,500 एस बॉस, यहां पे आ गया सिंपल 12,500। समझ में आई बात आपको? ठीक है ना? आगे देखते हैं, यहां तक कोई एंट्री में डाउट, 7 तक, 7 तक समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं क्या कहता है, पेड वेजेस इन कैश, ये तो बड़ा साधारण सा एंट्री है। कितनी तारीख को था ये, 7 जून को था, 7/6 को। और उसके बाद 7 के बाद 9 को तारीख को क्या कहता है, वेजेस कर रहा है, तो बाय वेजेस, और वेजेस पेड करेगा कैसे, कैश में, तो कैश कॉलम में आ जाओगे 3,000। ठीक है ना? इसके बाद 20 कहता है, रिसीव अ चेक फ्रॉम ए मुखर्जी एंड सेंट इनटू बैंक। सेंट इनटू बैंक का मतलब भैया मैं चेक रिसीव कर रहा हूं और जमा भी कर रहा हूं। तो किससे चेक रिसीव करा आपने, मुखर्जी से, मुखर्जी से। ठीक है, कब आपने करा है ये एडवांस वाली एंट्री, कब की थी भाई मेरे, 6 तारीख का, 6/6, और ये 20 तारीख को, तो 20/6 को टू मुखर्जी। मुखर्जी से कितने रुपए, 6,000 रुपए चेक था, तो 6,000 बैंक कॉलम में। समझ में आ रही है बात आपको? मैंने ये वाला कॉलम पूरा खत्म कर दिया है, कोई एंट्री में डाउट है तो बताइए। पहला था बैलेंस और बैंक बैलेंस, तो दोनों बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस, तो उसके लिए एक ही शब्द इस्तेमाल किया, बैलेंस बीडी, दोनों में लिख दिया। दूसरा था चेक, कैश रिसीव सेल पर्सनल एसेट्स, पर्सनल एसेट्स बेच के और बिजनेस में पैसे जमा कर रहे हो, तो एक कैपिटल माना जाएगा, तो 2 कैपिटल से कर दिया। इसके बाद चेक रिसीव एडवांस अगेंस्ट पेड इनटू बैंक, हमने एडवांस पैसा लिया है सेल्स के अगेंस्ट, तो एडवांस रिसीव में आ गया। आपने एस बॉस को पेड किया है, तो एस बॉस को पेड किया, बाय में चला गया। पेड वेजेस किया, बाय में चला गया। रिसीव चेक किया आपने, यहां पे आ गया। ठीक है, अगली एंट्री देखते हैं, ड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला है पैसे। ड्रॉ फ्रॉम बैंक मतलब बैंक से निकाला है, तो जब बैंक से आपने निकाला, तो निकाल के पैसे कहां ले गए, घर ले गए या फिर ऑफिस में लेके आए, ऑफिस में लाए। अगर घर ले जाते तो यहां बोलता पर्सनल यूज के लिए, तो ऑफिस में लाए, तो भैया ये हो गया कॉन्ट्रा एंट्री। हुआ क्या, आपका ये बिजनेस है और ये मान लेते हैं बैंक है, ये क्या है, बैंक, और ये आपका है दुकान, ये आपकी शॉप है। ठीक है ना? आपने बैंक से पैसे निकाला और यहां ला के रख दिया, तो इस केस में सबसे पहले प्लस क्या होगा, कैश प्लस हो जाएगा, तो मैं प्लस कैश प्लस कर देता हूं 2, लेकिन नाम क्या यूज करने वाला हूं मैं, बैंक, और कैश कॉलम में लिख दूंगा कितने रुपए हमारा, 5,000 रुपए। कितने रुपए हमारा, 5,000 रुपए। डेटेड क्या है हमारा, 21/6 को। इसके आगे सी लगाएंगे। अब दूसरा सोचेंगे माइनस भी हो रहा है, तो माइनस बाय में लिखेंगे, और बाय में क्या माइनस होगा हमारा, बैंक माइनस होगा 5,000 से। वर्ड क्या लगाएंगे यहाँ पे, कैश, और इसके आगे सी, और ये भी 26 को। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, सी लगाने का मतलब है कॉन्ट्रा एंट्री, जब आपका दोनों कैश और बैंक से रिलेटेड हो। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, पेड ऑफिस सैलरी कैश, ये तो बड़ा सिंपल सा है, बाय सैलरी कैश में किया, कितने रुपए पेड किया कैश में आपने, ऑफिस का सैलरी 4,000। ये तो बिल्कुल साधारण सा एंट्री था 29/6 का। इसके बाद क्या कहता है, सोल्ड गुड्स कैश एंड बैंक इन द सेम डेट, बोलता है मैंने सामान तो बेचा और उसी दिन मैंने बैंक में भी जमा करा दिया। तो सिंपल सी बात है, सेम डे जब आप जमा करा रहे हो, तो टू सेल्स लिख के और डायरेक्ट बैंक में एंट्री कर दो। डायरेक्ट कहाँ एंट्री कर दो आप, क्योंकि बैंक में ही पैसा चला गया अल्टीमेटली। इसका करने को कॉन्ट्रा भी कर सकते हैं, लेकिन इसको कॉन्ट्रा मत करो। अगर इसको आप बहुत डिटेल में जाते हो, पैसा आया, तो फिर लिखोगे टू सेल्स और कैश में, उसके बाद पैसे लेके बैंक में जमा करवाया, यही हुआ ना। तो फिर ये वाला पार्ट कॉन्ट्रा में चला जाएगा। तो जब कभी भी आपका ऐसा सेल्स वाला एंट्री आए ना, सेल्स आया और बैंक में जमा करा दिया, तो डायरेक्ट सेल्स बैंक में ही डाल दो, बात फर्क नहीं पड़ेगा। समझे बात आप? तो ये था हमारा टू सेल्स में चला गया, कब, 30 तारीख को, 30/6 को।
लास्ट एंट्री कहता है पेड रेंट बाय चेक, तो ये तो सिंपल है, बाय रेंट, और कितने रुपए, 1,000 रुपए। कब, 30/6 को, कब, 30/6 को। बस अब सिंपली हमें क्या करना है, टोटल वाले प्रोसीजर को फॉलो करना है, और देखा जाए तो 5,005, इसका तो 10,000 बना बेचारे, और बाय क्या आ जाएगा, बैलेंस, CD डेटेड क्या होगा हमारा, 30/6, और 5,000 में से 7,000 में 10,000 में से 3,000 बचेगा, जो कि आपको यहाँ देखने को भी मिलेगा आंसर में 3,000। अब इसका देख लेते हैं, 17,500, 5,000, ये आ गया 86, और ये भी आ गया 86, अब माइनस कर देंगे कितना, 12,500, 5,000 और 1,000, ये 68 बच गया, जो कि हमें यहाँ देखने को मिल रहा है आंसर भी 68। समझ में आई बात आपको, क्लियर है, किसी को कोई डाउट, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपका डाउट में था। कितने क्वेश्चन दिए थे मैंने होमवर्क में, 2, 5 हो गया क्या, 5 का आंसर आ गया, जिसका सिर्फ आपका नहीं आया तो एक बार पूछ लेना, मुझसे चेक करा लेना, ठीक है। 6, अब इसके बाद हम ना आगे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आज वाली क्लास में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, स्पेशली कुछ बच्चे छुट्टी पे हैं तो उनको मैं भेज दूंगा, ताकि अगली क्लास में उनका नुकसान नहीं हो, क्योंकि मेन टॉपिक आज मुझे कराना है। मेन टॉपिक क्या था हमारा, सबसे पहले आज देखेंगे हम एंडोर्समेंट। अब एंडोर्समेंट मतलब क्या होता है ये समझना पड़ेगा हमें। एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, और इसकी एंट्री कहाँ कहाँ जाएगी, और कैसे करना है, क्या ट्रीटमेंट होगा, ये समझेंगे। पहले आप एकदम अच्छे से सिचुएशन समझना, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या करना चाहिए। जैसे एंडोर्समेंट का मतलब पहले समझो। जैसे कि एंडोर्समेंट का मतलब क्या है, जैसे कि मेरे पास मान लो एक ये पेपर है, ये कोई डॉक्यूमेंट है, और मैंने ये डॉक्यूमेंट किसी को भी दे दिया, मान लेते हैं कि मैंने मोहन को दे दिया, श्याम को दे दिया, अगर ये डॉक्यूमेंट मैं किसी को दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। तो एंडोर्समेंट को बेसिकली मैं अगर साधारण शब्दों में बात करूं, ट्रांसफर, और हिंदी में बोलूं तो देना। कोई भी पेपर मैं किसी को दे रहा हूं तो इसको एक लॉ के लैंग्वेज में, टेक्निकल वर्ड में क्या बोला जाता है, एंडोर्समेंट। बहुत बड़ी, बहुत हवा वाली चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है कि भैया एंडोर्समेंट मतलब आपने उठा के किसी को दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया, एंडोर्समेंट। सीधी सीधी बात है, समझ में आई बात आपको। अब हुआ क्या, मान लिया जाए आपका ये बिजनेस है, आपका ये दुकान है, आपका ये दुकान है, ठीक है, आपका दुकान है, आपका नाम मिस्टर राम है, आपका नाम क्या है, मिस्टर राम, ठीक है, ध्यान देना, आपकी दुकान है और आपका नाम है मिस्टर राम। आप, एक कस्टमर ने आपको चेक दिया, मिस्टर मोहन ने, मिस्टर मोहन ने आपको एक चेक दिया, ये चेक था, दैट इज 2,000 रुपए का चेक था। किसको दिया, आपको, आपने इसको ऑल्दो सामान बेचा था, आपने इसको क्या करा था, गुड्स सोल्ड किया था, 2,000 का सामान बेचा, उसने आपको चेक दे दिया। अब इस चेक का आप क्या करोगे, कुछ तो करोगे ना, बैंक में ही जमा कराओगे, इस चेक को क्या करोगे आप, बैंक में जमा कराओगे। लेकिन ना एक चेक के अंदर और खास बात होती है, चेक के अंदर खास बात ये होती है कि जब कभी हम किसी पार्टी से चेक लेते हैं ना, तो मैं अगर आपको चेक के बारे में बात करूं, तो चेक का फॉर्मेट आप सभी ने देखा है, ठीक है। कुछ ऐसा होता है ना चेक, जहाँ पे लिखा होता है बैंक का नाम, जैसे मान लेते हैं ICICI बैंक हो गया, और यहाँ पे रुपए लिखा होता है, ये लिखा होता है, तो जिसका नेम लिखा होता है ना पे के आगे, उसी को मिलेगा ये चेक। तो कई बार हम किसी से चेक लेते हैं ना, जैसे मैं आपसे चेक लूंगा, तो मैं बोलूंगा भाई नाम मत लिखना, आप नाम में गड़बड़ कर देते हो, तुम सिर्फ अमाउंट और सिग्नेचर करके दे दो। तो मैंने आपसे क्या लिया, सिर्फ अमाउंट लिखवाया, इस नाम के जहाँ पे और यहाँ पे जो अमाउंट था, मान लेते हैं यहाँ पे अमाउंट लिखवा दिया मैंने 2,000 रुपए, और यहाँ लिखवा लिया 2,000, और यहाँ साइन करवा लिया। चेक तो देखा है ना आप सबने, ठीक है ना, चेक को देखा है, तो मैंने यही करा, साइन करवा लिया। जहाँ पे नाम लिखवाना था, मुझे अपना नाम लिखवाना था, क्योंकि ये पैसे मेरे खाते में आते हैं, तो मुझे अपना नाम लिखवाना था, मैंने अपना नाम नहीं लिखवाना, बोला खाली छोड़ दे, मैं खुद भर लूंगा उस नाम को। क्योंकि कई बार क्या होता है, नाम में वो गलती कर देते हैं, अगर A कर दिया, B कर दिया, और चेक के अंदर अगर मैं दिखाऊं ना आपको चेक, तो चेक के अंदर अगर थोड़ी सी भी गलती कर दी ना, इतना सा भी गलती आपने कर दिया,
थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिया ना आपने तो भाई बहुत भारी पड़ जाता है वो। जैसे मान लो ये आपको आपके सामने चेक है ये, ठीक है, ये मान लेते हैं आपके सामने चेक है, ये देखिए। अब ये आईसीआईसीआई बैंक का ही चेक आ गया इत्तफाकन। तो यहाँ पे पे लिखा है ना, तो पे में अगर मुझे चेक मिलना है ना तो मैं अपना नाम लिखूंगा, जैसे मेरे मुझे पैसे मिलने हैं तो अनुज लिखूंगा। वैसे इसको राम को मिलना है तो यहाँ पे क्या लिखेगा, ये राम लिखेगा, क्योंकि राम के खाते में पैसे जाएगा। और यहाँ पे सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर कौन करेगा भाई, मोहन करेगा। ऐसे कुछ सिनेरियो रहता है। यहाँ पे कितने लिखेगा, 2000 ओनली, और यहाँ पे भी क्या लिख लेगा, 2000, और यहाँ पे डेट वेट डालेगा और ये चेक उठा के इसको दे देगा। ऐसे होता है। लेकिन इस केस में राम के जगह पे इसने अगर थोड़ा सा एक बार ऐसे 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 भी कर दिया ना, एक बार ओवर राइटिंग, चेक नहीं पास होगा ये। चेक में एक बार भी पेन उधर से उधर हो गया ना, एक बार लिखा तो एक ही बार लिखा होना चाहिए। अब मैंने कुछ ज्यादा गलती नहीं किया, बस इसके ऊपर एक बार और कर दिया। अब जैसे ही वो चेक डालेगा क्लियर ही नहीं होगा चेक। तो बैंक वाले बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं कि एक भी कटिंग हो गई और एक भी ओवर राइटिंग हो गई, इनफैक्ट कुछ भी थोड़ा भी गलत सलत हो गया ना, तो आपका चेक पास ही नहीं करते, वो बोलते नहीं होगा पास। तो हम क्या करते हैं, कई बार हम बोलते हैं कि भैया ठीक है यहाँ पे बस तू 2000 लिख ले और यहाँ पे तू अपने साइन कर दे और यहाँ 2000 लिख दे और तारीख लिख दे, नाम की जगह तू खाली छोड़ दे, मैं देख लूंगा। ठीक है, तो मुझे 2000 रुपए का चेक कौन दे रहा है, मोहन दे रहा है, क्योंकि मोहन ने सिग्नेचर कर लिया। अब मैं दुकानदार हूं तो मैं इसे सामान बेच रहा हूं, तो मैं भी तो किसी से सामान खरीदता हूँ। मैंने सामान जो खरीदा था वो मान लेते हैं, जो मैंने सामान खरीदा था वो किससे खरीदा था, वो सपोज करो मैं मान लेता हूं मिस्टर अनिल से खरीदा था। अनिल से मैंने क्या करा, सामान खरीदा। अब अनिल से मैंने कितने का सामान खरीदा था जानते हो, इससे भी मैंने 2000 का खरीदा था, इससे भी 2000 का खरीदा। अब चेक किसके पास है, मेरे पास। दिया किसने मुझे, मोहन ने। किसने दिया मुझे, मोहन ने दिया। अब मुझे भी पैसे देने हैं, किसको पैसे देने हैं, अनिल को पैसे देने हैं। अब मैं जैसे ही बैंक में गया, मैं सोच रहा था मेरे पास पैसा आएगा और मैं बैंक में गया मान लेते हैं, और बैंक में मैं लाइन में लगा हूं कि भैया मुझे चेक जमा करवाना है, और मेरे पीछे मोहन भी लगा हुआ है, सॉरी मेरे पीछे अनिल भी लगा हुआ है। अब अनिल बोल रहा है भाई तू मेरे पैसे तो दे दे, तू तो अपना ही बैंक भर रहा है बस। अगर मेरे पास चेक है और मुझे किसी को पैसे देने हैं, अगर आप समझो आपके दोस्त के पास ना 5000 रुपए और आपको 1000 रुपए लेने हैं, और आपने देख लिया उसके पास 5000 रुपए हैं, तो क्या करोगे आप, भाई मेरे 1000 रुपए दे, अब तो आ गए तेरे पास पैसे। तो सेम ऐसे मेरे पास चेक है और इसने देख लिया चेक। अब ये बोलेगा ए भाई तू क्या कर रहा है, तू अपने अकाउंट में डलवा रहा है, मेरे को भी जरूरत है, मेरे पैसे दे दे तू। तो मैंने ये चेक मैं अपने खाते में डालने जा ही रहा था, लेकिन डालते 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 लेकिन ये डल नहीं पाया ये चेक। ठीक है ना, मैं अपने खाते में ये चेक मैं डालता, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से ये चेक सोचते सोचते भी नहीं डल पाया। मैं मुझे अपने ये समझो खाते में डालता लेकिन नहीं डल पाया। अल्टीमेटली मैंने बोला ले तू ही ले ले इस चेक को। मैंने इसको ये चेक दे दिया और यहाँ पे अब मैंने लिख दिया अनिल। अनिल क्या लिख दिया मैंने, अनिल। तो मैंने चेक अपना चेक किसको दे दिया, अनिल को। तो ये हो गया एंडोर्समेंट। ये प्रोसेस क्या हो गया, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब ही होता है देना। तो मैंने चेक किसी को दे दिया तो एंडोर्समेंट। अब बताओ जब मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं मेरे दुकान के अंदर क्या बैंक से पैसे आए, क्या नहीं आए, क्या मेरे बैंक से पैसे निकले क्या, तो मेरे खाते के अंदर तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ। मैंने एक पार्टी से चेक लेके दूसरे को दे दिया, ये बाहर से बाहर ही सेटलमेंट हो गया। समझ में आ रही बात। तो मेरे पास कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ। तो जब कभी भी एंडोर्समेंट की एंट्री आएगी तो ऐसे सिचुएशन में इसकी होगी नो एंट्री। नो एंट्री मतलब करेंगे ही नहीं कुछ भी। ठीक है ना, समझ में आई बात आपको। और लिखेगा कैसे लैंग्वेज, चेक रिसीव फ्रॉम, मैं अगर मैं अपनी लैंग्वेज लिखूं तो पहला पॉइंट चेक रिसीव फ्रॉम किससे, मोहन। दूसरा पॉइंट चेक एंडोर्स इन फेवर ऑफ अनिल। दो लाइन, दो पॉइंट दिखेंगे आपको इसके, एक पॉइंट में बात नहीं बनेगी। दो पॉइंट लिखा है, एक फर्स्ट पॉइंट रिसीव का और दूसरा एंडोर्स का। तो अब ना तो पहले पॉइंट का कुछ होगा और ना ही दूसरे का, क्योंकि मेरे पास इसका कुछ भी आया ही नहीं। समझ में आई बात आपको। तो ना तो पहले पॉइंट का होने वाला है और ना ही दूसरे पॉइंट का। तो एंडोर्समेंट जब भी वर्ड आ जाए तो दो एंट्री हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा, उसकी कोई भी आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा इन कैश बुक में। कैश बुक में कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका नहीं होने वाली है। बात समझ में आई आपको। तो आपकी किताब में भी क्वेश्चन है इस टाइप का जिसमें एंडोर्समेंट होगा।
तो मैं एक बार देख लूं कौन सा क्वेश्चन बनता है जिसमें एंडोर्समेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया, 5 दे दिया। किसी क्वेश्चन में दिखा आपको एंडोर्समेंट वाला पॉइंट? नहीं दिखा कहीं पे आपको? धीरे धीरे बुक बहुत बेकार करते जा रहे हैं। देखो इलिस्ट्रेशन नंबर किस में मिलेगा आपको देखने को? प्रैक्टिकल से हटा दिया, और बच्चे इलिस्ट्रेशन को कुछ समझते नहीं है, वो तो सोचते हैं बेकार ही है ये। हाँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 7 में देखो, इलिस्ट्रेशन नंबर 7 में देखो, आपको मिल जाएगा देखने को ये वर्ड। कौन से लाइन में है, कौन से लाइन में है, या इसमें भी नहीं डाला? चलो खैर छोड़ो, अभी देख लेंगे। ढूंढने से बेटर है पहले कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। जब भी एंडोर्समेंट होगा तो उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। आप नोट करोगे जब, तो मैं इसको फेयर करके लिख देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, चेक रिसीव फ्रॉम, किससे रिसीव हुआ भाई? मोहन, ₹2000। पॉइंट नंबर 2, $2000। पॉइंट नंबर 2, मोहन चेक एंडोर्स टू मिस्टर अनिल। ऐसे लिखा होगा 2 सेंटेंस, और इसके हिसाब से होगा, बस एंट्री नहीं होगी, ठीक है? आगे पीछे कहीं भी हो सकता है वो, ठीक है? पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ोगे तब जाके आपको करना पड़ेगा वो, ठीक है ना? कैश बुक में हमेशा पहले पूरा क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा, फिर होगा, ठीक है? अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला पॉइंट, अगला मेन पॉइंट है हमारा चेक इन हैंड। चेक इन हैंड क्या है हमारा? चेक इन हैंड। अब चेक इन हैंड कब वो इस्तेमाल होता है वर्ड, देखो ध्यान देना। मैं एक कैश बुक बना के भी बता देता हूँ कि कैसे करना होगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बुक के अंदर तो फिर क्वेश्चन ढूंढेंगे तो फिर टाइम लगेगा। मैं सीधा सीधा क्वेश्चन बना के एंट्री भी डाल दूंगा और समझा भी दूंगा आपको। 1, 2, 3, 4, 5। थोड़ा एलएफ वेलएफ नहीं बना रहा मैं, आप पूरा फॉर्मेट बना लेंगे। ये बन गया मेरे पास एक कैश बुक, ठीक है? अब चेक इन हैंड क्या होता है? जैसे 1 तारीख, 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2025 में मैंने बोला चेक रिसीव फ्रॉम राहुल ₹5000। तो इसका मतलब क्या है? हमें चेक मिला राहुल से कितने का? ₹5000 का मिल गया। अब इसकी एंट्री कहां जाएगी बताओ? आप 2 में लिखे, बाय में लिखे, कहां लिखेंगे? नॉर्मली जनरली 2 में होना चाहिए, ठीक है? अगर सिर्फ मैं यही वर्ड लिख के क्वेश्चन खत्म हो गया, तब आप लिखते कि 2 में आप लिखोगे 2, और 2 में लिखोगे आप राहुल, और ₹5000 बैंक वाले कॉलम में लिख दोगे। ये कैश का कॉलम है और ये
बैंक का कॉलम। यही करना सीखा है आपने और यही करते भी आए हैं। लेकिन अगर आपको इसके साथ इसी चेक की एक और डिटेल मिल जाए कि 5 तारीख को 5/1/2025 को राहुल चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, राहुल का चेक हमने डिपॉजिट किया। अब 2 एंट्री हो गई यहां पे, समझो। अब यहां पे जो हमें चेक जिस दिन हमने रिसीव किया है इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि उस दिन बैंक में नहीं जमा हुआ। अगर आप बैंक कॉलम में लिख देते हो तो मतलब बैंक में पैसे आ गए। अगर मैं एंट्री करता हूं 1 तारीख को 1/1 को और 2 मैं राहुल लिख दूं और बैंक में एंट्री कर दूं मैं 5,000, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 1 तारीख को बैंक खाते में पैसे आ गए हैं। लेकिन आपने तो उसके चेक को जमा ही नहीं कराया। कैसे पता चला कि जमा नहीं कराया? अगली एंट्री में मैंने बोला ना कि राहुल का चेक मैं 5 तारीख को जमा करा रहा हूं। तो जब ऐसा सिचुएशन मिलेगा तो जिस दिन चेक रिसीव होगा उस दिन एंट्री नहीं करेंगे। एंट्री किस दिन करेंगे? जिस दिन चेक जमा कराया जाएगा। समझ रहे हो बात? अब जिस दिन चेक जमा कराएंगे तो 5 तारीख को। अगर मैं यहां पे कर दूं 2 राहुल तो इसका मतलब हो जाता है कि राहुल ने 5 तारीख को चेक दिया है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसलिए हम यहां पे एंट्री जो करेंगे वो करेंगे दैट इज चेक इन हैंड, और ये 5,000 होगा। क्या नाम से एंट्री करेंगे? चेक इन हैंड, और 5,000 से एंट्री होगा। समझ में आई बात आपको? यानी अगर कोई भी चेक रिसीव करते हो, पेमेंट करने में दिक्कत नहीं है, कोई भी चेक रिसीव करते हो तो रिसीव करने के बाद अगर देखो कहीं नीचे सेंटेंस में मिलता है कि वो चेक को जमा बाद में करवा रहा है, तो जिस दिन जमा करवा रहा है उस तारीख को एंट्री होगी। और किस नाम से होगा? चेक इन हैंड के नाम से। चलो एक और पॉइंट लिखता हूं मैं। 6 तारीख को 6/1/2025 को मान लेते हैं मैंने बोला चेक रिसीव फ्रॉम दीपक। इसके बाद 7 तारीख को गुड्स सोल्ड ₹6,000। 9 तारीख को दीपक चेक एंडोर्स टू मोहन। अब आपके सामने 3 एंट्री मैंने ग्रीन मार्कर से की है। पहला चेक रिसीव फ्रॉम दीपक, तो हम ऐसा नहीं कि देखा और हमने एंट्री कर दिया। हमारे सामने तो पूरा क्वेश्चन होगा एग्जाम में, हम पूरे क्वेश्चन को ओवरव्यू करेंगे। तो मैं देखूंगा भाई दीपक का चेक का कुछ हुआ नहीं हुआ, यहां मिल गया मुझे, मिल गया ना मुझे। यहां मैंने क्या बोला? दीपक का चेक क्या हो गया? एंडोर्स हो गया। तो अभी मैंने बताया अगर एंडोर्स होता है तो उसकी कोई भी एंट्री, तो ना तो इसकी एंट्री होगी और ना ही इसकी एंट्री। हाँ 7/1 को जो आपने 2 सेल्स किया है उसकी एंट्री तो करेंगे, और 6,000 कैश में आ गया। देखो हमारे पास कितनी एंट्री? 1 2 3 4 5 एंट्री, और 5 में से रिजल्ट कितने एंट्री का सामने दिख रहा है आपको? 2। समझे बात आप? यहां तक देख लो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा आपको? ठीक है। इसके बाद 10/1/2025 को सोनल चेक रिसीव फ्रॉम सोनल ₹6,000 एंड डिपॉजिट इनटू बैंक सेम डेट। अब मैंने देखो सेंटेंस क्या कहा, मुझे सोनल से चेक मिला और मैं डिपॉजिट कर दिया मैंने सेम डे पे। अब ऐसा तो नहीं है कि भैया सोनल से चेक लिया फिर मैंने अपने पास रखा बाद में करा, ऐसा तो नहीं है। तो अब इसकी एंट्री हम वेट नहीं करेंगे। मान लो मैंने 11 तारीख की एंट्री करा, 11/1/2025 को कुछ भी करा, मान लेते हैं रेंट पेड किया 2,000, तो अब मैं इसका वेट नहीं करूंगा। मतलब आगे नहीं देखना है मुझे इसके बारे में। क्यों नहीं देखना? क्योंकि उसी दिन बैंक में जमा हो गया। अब इसको किस नाम से करेंगे पता है आपको? अब यहां पे 10/1 को 2 सोनल, कितने रुपए? 6। दैट्स इट। समझ में आया? तो कब चेक इन हैंड यूज करना है? जब आपको चेक मिला और जमा नहीं करवाया, बाद में करवाया।
ठीक है ना। तब आपको जिस दिन करवाया उस दिन किस नाम से करेंगे हम, चेक इन हैंड के नाम से। लेकिन अगर आपको चेक मिल गया और उसी दिन जमा करा दिया तो उसी नाम से एंट्री हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट एंट्री कर देता हूं इसमें, मान लेते हैं 15 तारीख को, 15/1/2025 को चेक रिसीव फ्रॉम मीनू, 1000 का मीनू से हमने चेक रिसीव किया। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। अब इस चेक में, लास्ट वाले चेक में तो ये भी तो नहीं बोला कि जमा कराया है, और लास्ट वाले चेक में ये भी नहीं बताया कि किस दिन, मतलब आगे के दिन कुछ किया है। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो जब किसी भी सेंटेंस के आगे ऐसे लिखा और क्वेश्चन खत्म हो जाए तो हमें एक अजम्पशन लेना होगा कि हमने चेक जमा करा दिया होगा सेम डे। हम क्या करेंगे, हमने सेम डे चेक किया, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे 15 तारीख की। सिंपल सी बात है, 15 तारीख को हमें एंट्री करना होगा 1000। इसलिए इसलिए सिर्फ जितने भी आपको अभी मैंने क्वेश्चंस बताए थे, अभी क्वेश्चन जो कराए थे, इसमें चेक रिसीव हो रहा था, सेल बैंक अगेंस्ट रिसीव हो रहा था ना। तो इससे रिलेटेड कहीं कोई बात ही नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है ना। तो इसलिए मैं मान रहा था कि उसी दिन जमा हो गया था। अगर इससे रिलेटेड कोई बात आपसे बोलेगा तो उस केस में आप आगे जाओगे। तो ये यहाँ पे इसकी एंट्री होगी, बैलेंस सीडी बीडी तो वो हो जाएगा, मैंने बस एंट्री करके दिखाया। समझ में आई बात आपको। तो एक पॉइंट हमने क्या सीखा आज, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट के लिए कोई एंट्री करेंगे क्या, हम नहीं करेंगे। उसके बाद एक क्या सीखा हमने, चेक इन। चेक इन हैंड की एंट्री करते तब है जब चेक रिसीव किया और हमने डिपॉजिट बाद में किया। आइए एक दो क्वेश्चन भी आपके बुक में अगर देखोगे आप, तो बुक के क्वेश्चंस कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। 2 कॉलम कैश बुक है, 7 क्वेश्चन को अगर देखें इसमें मिल जाए क्या पता। देखो 7 क्वेश्चन में पॉइंट देखो, आपने रिसीव मंथ किसे, ये देखो रिसीव चेक फ्रॉम दीपक 5000, नॉट बैंक भी लिख दिया। हमने दीपक से 18 तारीख को चेक रिसीव किया है, कितने का, 5000 रुपए का। अब आगे 18 के बाद मैंने 20 तारीख को देखा कि चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिट इनटू बैंक। तो अब मैं इसको 18 तारीख को एंट्री करूंगा या 20 तारीख को एंट्री करूंगा, 20 तारीख को। और इसके आगे अमाउंट भी नहीं है देखो, तो अमाउंट कौन से वाला आएगा, 5000 रुपए आएगा। और किस नाम से एंट्री करोगे 20 तारीख को, चेक इन हैंड के नाम से एंट्री करोगे। अगर उसी दिन जमा हो जाता तब सिंपल उसके नाम से एंट्री होता, ठीक है ना। अब यहां तक क्लियर है। चलो एक और पॉइंट देख लेते हैं, फिर लास्ट कंक्लूड करेंगे इसको। एक और पॉइंट देखिए, एक होता है वर्ड, जैसे कि आपने चेक लिया, चलो क्वेश्चन को कराने के लिए चलो ऐसे कर देते हैं, कॉपी नहीं हो रहा है। एक, दो, तीन, देखो देखो पॉइंट नंबर 1, चेक रिसीव फ्रॉम राम ₹6000 एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। अगर मैंने लिख दिया एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बताओ क्या एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे हम। तो यहां पे लिखेंगे टू राम, और बैंक कॉलम में आ जाएगा, ये बैंक कॉलम है, और यहाँ कितने लिख लेंगे हम, 6000। कितने लिख लेंगे हम बैंक कॉलम में जाके, 6000। यहां तक समझ में आया। अब मैंने दूसरी एंट्री करी, दूसरी एंट्री, राम चेक डिसऑनर्ड। राम का चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड। अब डिसऑनर्ड का मतलब समझते हैं, होता क्या है,
अब देखो जो चेक होता है ना, जैसे ये चेक है, ये चेक है और मुझे ये चेक देगा, ये मान लेते हैं मोहन है, और जिसने चेक दिया वो मान लेते हैं राम है, और इसके बाद एक इसमें इन्वॉल्व होता है हमारा जिसका नाम बैंक है, क्योंकि बिना बैंक के चेक का कोई वैल्यू नहीं है। अब यहां पे ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि राम ने जो चेक दिया उसका अकाउंट जो है वो पीएनबी का है। पीएनबी समझते हो, बैंक का नाम है पंजाब नेशनल, और मेरा जो खाता है वो एसबीआई में है। हो सकता है ऐसा पॉसिबल। तो अब इसने जो चेक दिया मुझे पीएनबी का दिया। अब यहां पे दो बैंक होते हैं, एक है यहां पे पीएनबी और एक यहां पे एसबीआई, समझना बात आप, ठीक है ना। अब इसने मुझे ये चेक दिया, तो ये वाला जो चेक इसने दिया, ये चेक तो मेरे पास आ गया, ठीक है, और ये चेक कौन सा था, पीएनबी का था, तो मेरे पास चेक है। अब मैं इस चेक को क्या करूंगा, जैसे ही मेरे पास रिसीव होगा मैं इस चेक को ले जाके मैं अपने बैंक में जमा कराऊंगा कि लो भाई मेरा अकाउंट यहाँ है तो तुम संभालोगे सारी चीजें। मैंने बैंक में जमा करा दिया ये, ठीक है। तो ये बैंक वाला बोलेगा अरे ये तो पीएनबी वालों का चेक है, तो मैं तुम्हें अभी पैसे नहीं दूंगा, पहले मैं इसको वेरीफाई करूंगा, 2 से 3 दिन बाद मिलेंगे पैसे। तो इसलिए चेक के पैसे जब भी जमा करते हो ना तो 2 से 3 दिन बाद मिलते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, इसने वेरीफाई के लिए मेरे से 3 दिन मांग लिया, तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि राम बहुत भला आदमी है और इसने दिया तो पैसे आ ही जाएंगे, और मैंने अपने बैंक खाते के अंदर टू राम के नाम से एंट्री कर दिया, और मान लेते हैं 2,000 का चेक है, ये लिख लिया मैंने बैंक खाते में, ठीक है। लेकिन जब ये एसबीआई वाला, इसका एक पर्सन, एसबीआई का ना एक बंदा होगा, पर्सन होता है, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं जिसको हम, इसका पर्सन जाएगा पीएनबी लेके एसबीआई का, और बोलेगा भाई तेरे कस्टमर ने ना चेक दिया है, इस चेक को वेरीफाई कर और पैसे दे, मुझे अपने कस्टमर के खाते में डालना है। इतना लंबा प्रोसेस होता है। फिर ये जाएगा, फिर ये चेक किसको देगा, पीएनबी, तो पीएनबी वाला चेक करेगा, अकाउंट डिटेल वगैरह नाम डालेगा, फिर देखेगा कि इसके खाते में पैसे है या नहीं है। अगर इसके खाते में पैसे होगा तो ये पैसे इसको दे देगा, और जब इसको पैसे मिलेगा तो ये किसके खाते में डाल देगा पैसे, मोहन के खाते में। प्रोसेस समझ रहे हो कैसे हो रहा है। लेकिन अगर मान लो पीएनबी को बोलता है अरे ये तो बड़ा बेकार क्लाइंट है हमारा, इसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, इसने बोल दिया पैसे ही नहीं है, तो अब पैसे नहीं है तो भाई ये चेक वापस किसके पास आ जाएगा, हमारा एसबीआई के पास। वापस किसके पास आ जाएगा, एसबीआई के पास आ गया। जब एसबीआई के पास आ गया तो उसके बाद फिर से देखा जाए तो एसबीआई वापस किसको दे देगा, मोहन को दे देगा चेक। तो जब ये प्रोसेस से हमारे चेक हमें वापस मिल जाते हैं तो उसको बोला जाता है डिसऑनर्ड। उसको क्या बोला जाता है, डिसऑनर्ड। तो मैं बोलूंगा यार ये गलती एंट्री कर दी मैंने तो सोचा था मिल जाएगा पैसे, लेकिन ये तो बड़ा बेकार आदमी निकला, इसके पैसे मिले ही नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, बाय साइड में इस एंट्री को रिवर्स कर दूंगा, किस नाम से, राम के नाम से कर दूंगा डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड हो गया हमारा 2,000 रुपए, यानी एक बार टू साइड में एंट्री हो गया, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि पैसा मिल जाएगा, लेकिन जैसे डिसऑनर्ड होगा तो वो कहां पे पहुंच जाएगा, बाय साइड में, क्योंकि ये पैसा नहीं मिला, क्योंकि इस एंट्री को हम काट नहीं सकते। अकाउंटिंग में काटने मिटाने की कोई जगह नहीं है। अकाउंटिंग को अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो उसको ठीक करने के लिए उस एंट्री को रिवर्स करिए, उस एंट्री को क्या कर दीजिए। तो मैंने अगर 2 में लिख दिया तो अब इसे मिटा नहीं सकते, इसको ठीक करने के लिए क्या करो, उसको बाय में कर दो। अब बैंक वाला देखो, एसबीआई बेचारा कितना परेशान हुआ आपकी वजह से, आपका इसका एक बंदा गया यहां, ठीक है, पीएनबी वाला भी परेशान हुआ, और एसबीआई बोल रहा है तेरे कस्टमर ही ऐसे हैं कि जिसके अकाउंट में पैसे नहीं, क्यों खोलता है ऐसे अकाउंट। तो एक तरीके से इनकी गुडविल भी खराब होती है। तो ना एसबीआई वाले अपने कस्टमर के ऊपर फाइन लगा देता है, और पीएनबी वाला अपने कस्टमर के ऊपर फाइन लगा देता है, जिसको बोलते हैं हम बाउंस, चेक बाउंस चार्ज या डिसऑनर्ड चार्ज बोल देते हैं। एसबीआई वाला अपने कस्टमर पे क्यों फाइन लगाएगा, यानी एसबीआई वाला फाइन लगाएगा किस पे, मोहन पे, कि तू ऐसे बंदों का चेक लेके ही क्यों आता है मेरे पास, जिससे मेरी परेशानी हुई, मेरा तो लग गया ना, एक एम्प्लॉय गया, आने जाने का खर्चा और ये सब लग गया, तो वो तू देगा। पीएनबी वाला इसलिए करता है भाई तेरी वजह से मेरी बदनामी होती है तो मैं तेरे पे भी फाइन लगाऊंगा, तो फाइन इसके ऊपर भी लगेगा और इसके ऊपर भी लगेगा। तो जब भी फाइन लगेगा तो इसके खाता तो माइनस ही हो जाएगा ना। तो जब भी डिसऑनर्ड चार्ज लगेगा तो बाय एक लग जाएगा हमारा, जिसको बोलते हैं हम डिसऑनर्ड चार्ज। तो इधर आ जाएगा डिसऑनर्ड चार्ज। मान लेते हैं 50 रुपए लगे, 100, वैसे जनरली लगता है 300 रुपए। जनरली कितने लगते हैं हमारे, 300, नॉर्मल जो हमारे चलता है अभी बिजनेस में। मान लेते 500, तो मैं बाय साइड में 500 लिख दिए। समझ में आई बात आपको। तो जब चेक हमें रिसीव होगा तो 2 में आ जाएगा, डिसऑनर्ड होगा तो बाय में आ जाएगा। अगर डिसऑनर्ड चार्ज लगा तो वो कहां आएगा,
बाय में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने सवाल जो यहाँ पे लिखा है, राम का चेक डिसऑनर्ड हो गया और एंड डिसऑनर्ड चार्ज रुपीस 300 डिसऑनर्ड चार्ज भी लग गए। तो अब मैं एंट्री कैसे करूंगा, राम के नाम से तो मैंने कर दिया भाई, अब डिसऑनर्ड हो गया तो मैं क्या लिखूंगा, बाय राम, और ये लो 6000 बैंक खाते में निकल गए। समझे बात, ये तो हो गया हमारी एंट्री कैंसिल। अब डिसऑनर चार्ज भी लगा है, उसको भी कहां लिखना पड़ेगा हमें, बाय साइड में, तो मैं बाय साइड में लिखूंगा बाय कितने रुपए, 300 रुपए, और सेम डेट रहेगा। अगर मान लेते हैं अगर ये डेट 1 तारीख है, 2 तारीख को है, तो ये भी 2 तारीख, ये भी 2 तारीख। ये होती है हमारी किस चीज की एंट्री, डिसऑनर्ड। कई बार ऐसे वर्ड यूज करते हैं, टेक्निकल ग्राउंड की वजह से चेक डिसऑनर्ड हो गया। टेक्निकल ग्राउंड का मतलब भाई कुछ इशू आया, वो पैसे जमा नहीं कर पा पाया, मजबूरी, सिंपल बात करें तो मजबूरी की वजह से हमारा चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड। तो जब रिसीव करोगे तो 2 में लिख देना, और जब डिसऑनर्ड होगा तो कहां लिख देना, बाय में। सिंपल सा है। तो देखो क्वेश्चंस में कहां मिलेगा आपको देखने को, तो एक यहां पे लिखा हुआ है कि हमने क्या करा, देयर आर 3 चेक पोस्ट डेटेड 2000, पोस्ट डेटेड का मतलब है चेक का पैसा आज नहीं बाद में मिल जाएगा हमें। तो हमें चेक मिला, एक चेक मिला 20,000 का, और एक मिला हमें कितने का, सॉरी 3 चेक, तीनों मिला के 20,000 के थे, 750 का। अब आगे कहता है क्वेश्चन में, टेक्निकल रीजन से डिसऑनर्ड वाला एंट्री है इसमें, नहीं है इसमें। 8वें में देखते हैं, ये देखो, चलो देखो यहां पे बोल रहा है ये कि पोस्ट डेटेड चेक इशू अर्लियर ऑनर्ड, यहां पे ऑनर्ड लिखा है और मैं क्या सिखा रहा था, डिसऑनर्ड। ऑनर्ड और डिसऑनर्ड में क्या फर्क है, ऑनर्ड का मतलब होता है पैसे मिल गए, और डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है, पैसे नहीं मिले। अगर ऑनर्ड लिखा है तो उसको सिंपल ट्रीट करना है, जो आपने सीखा है वही ट्रीट करना है। तो आपको क्वेश्चन, जब क्वेश्चन कराने के लिए ढूंढते हैं ना तो मिलता नहीं है, होमवर्क दे दूंगा तो सब इसी के मिल जाएंगे आपको। इसमें भी देखने को नहीं मिल रहा मुझे, चलो कोई नहीं। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। तो अभी हमने 3 कॉन्सेप्ट कर लिया, एक डिसऑनर्ड वाला, एक एंडोर्समेंट वाला। एंडोर्समेंट का क्या करते हैं हम, कोई एंट्री नहीं, नो एंट्री। डिसऑनर्ड का एंट्री होता है बाय साइड में होता है डिसऑनर्ड का, और अगर उस पर चार्ज लगा तो वो भी कहां चला जाएगा, बाय साइड में चला जाएगा। इसके बाद हमने क्या देखा एंडोर्समेंट के बाद, चेक इन हैंड। चेक इन हैंड कब यूज करेंगे, जिस दिन चेक मिला, अगर उस चेक को हम जमा बाद में करवा रहे हैं तो किस नाम से एंट्री हो जाएगा, चेक इन हैंड के नाम से एंट्री होगा। समझ में आ गई बात आपको। तो अब फटाफट से आप क्या करोगे, इसका नोटिंग कर लोगे, फिर आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन होमवर्क में दिए जा सकते हैं। हाँ, 5 क्वेश्चन है, 5 तक हो गया मेरे ख्याल, 10 ही क्वेश्चन है। ये 6 क्वेश्चन है, जिसका डाउट है आप करके आए हो तो करेक्शन कर लो 6 क्वेश्चन का।